हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। महिला सुपरवाइज़र के लिए हम मॉडल प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, जिसमें हमारे 5 प्रैक्टिस सेट हो चुके थे और आज हम छठवां करने वाले हैं। नहीं देखे हैं पहले वाले तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूँगी। हमारे जितने भी सुपरवाइज़र के कोर्स चल रहे हैं, एक ए सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं टॉपिक वाइज करवा रही हूँ, एक हमारी योजनाओं वाला चल रहा है, एक मैंने सुपरवाइज़र प्रश्न बैंक करके एक सीरीज़ निकाली, इसमें हम सारे फैक्ट याद कर रहे हैं, वन लाइनर, और एक 2017 के प्रीवियस ईयर्स वाला है। तो ये सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन पहला है कि वह महिला जो प्रथम बार गर्भवती हुई हो उसको और एक जीवित शिशु को जन्म दिया हो उसे क्या कहते हैं। या ये बोल सकते हैं कि जो प्रथम बार गर्भवती है, जो प्रथम बार गर्भवती है मतलब वर्तमान में जो गर्भवती है उसको क्या बोलेंगे। तो देखो, ये दो प्रकार के टर्म यूज़ होते हैं, एक होता है प्राइमी ग्रेविडा और एक होती है प्राइमी पैरा। प्राइमी पैरा का मतलब होता है जो प्रसव अवस्था में हो, मतलब जिसको अभी डिलीवरी होने वाली हो, मतलब प्रसव होने ही वाला हो, 9वां महीना चल रहा हो, बिल्कुल प्रसव अवस्था में ही हो, वो कहलाता है प्राइमी पैरा। और जो प्राइमी ग्रेविडा जो होता है वो होता है कि अगर महिला जो होती है वर्तमान में गर्भवती है तो उसको हम प्राइमी ग्रेविडा बोलते हैं। दोनों ही टर्म याद कीजिएगा। प्राइमी पैरा मतलब होता है जो प्रथम बार प्रसव करने के लिए तैयार हो, जो महिला का प्रथम बार प्रसव हो रहा हो उसको प्राइमी पैरा कहते हैं। और प्राइमी ग्रेविडा क्या होता है कि जो प्रथम बार गर्भवती हो और वर्तमान में उसकी अवस्था भी गर्भवती वाली ही हो, तो ये प्राइमी ग्रेविडा हो जाएगा। तो गर्भवती वाली बात आ रही है तो यहाँ पे ग्रेविडा आ जाएगा। यहीं अगर यहाँ पे प्रसव लिखा होता तो क्या आ जाता, प्राइमी पैरा आ जाता। दोनों फैक्ट याद रखिएगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्राइमी ग्रेविडा जो प्रथम बार गर्भवती हुई हो तथा वर्तमान में गर्भवती हो, तथा प्राइमी पैरा जो प्रथम बार प्रसव करने वाली हो। अगला है कंगारू मदर केयर क्या है। देखो, कंगारू मदर केयर क्या होता है कि अपने बच्चे को छाती से लगा के रखना ताकि उसको गर्माहट मिले। बिल्कुल बच्चे को कपड़े ना पहनाकर बिना ही अपने से छाती लग माँ की गर्माहट बच्चे को प्रदान करना कंगारू केयर कहलाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, शिशु को गर्म रखने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, कंगारू मदर केयर बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। कंगारू मदर केयर क्या होता है, तो शिशु को जो गर्म रखने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, कंगारू मदर केयर कहलाएगी। इसमें क्या करते हैं, माता जो होती है बच्चे को ऐसे चिपका के गले से रख लेती है। कंगारू में मदर केयर में क्या होगा, शिशु को कपड़े पहनाए बिना ही शरीर से लगा कर रखना। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कंगारू जो मदर केयर है वो कब तक करना चाहिए। तो लगभग 30 दिनों तक जब बच्चा हो जाता है, 30 दिनों तक जब बच्चा रहता है, तो ये मतलब 1 महीने तक का जब बच्चा हो जाता है तो उसको कंगारू केयर की ज़रूरत होती है। यदि बच्चे का वजन 2 किलो से कम है तो उसे कंगारू मदर 2 किलो या आपसे बोल सकते हैं 2000 ग्राम, या तो 2 किलो या 2000 ग्राम से बच्चे का वजन कम होता है। एक आदर्श जो वजन होता है वो 3 किलो होता है। अगर बच्चा 3 किलो का जन्म लेता है तो बहुत अच्छा माना जाता है, या 2.5 किलो से अधिक भी होता है तो भी एक अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर 2 किलो से कम होता है और 2.5 किलो से कम होता है तो बच्चा को जो होता है अच्छा पोषित नहीं माना जाता है, तो उसके लिए कंगारू मदर केयर ज़रूरी होती है। तो कंगारू मदर केयर से ये फैक्ट याद रखना। क्या होता है कंगारू मदर केयर, शिशु को कपड़े पहनाए बिना ही शरीर से लगाए रखना ताकि माता की गर्माहट उस तक पहुँचे। जन्म के 30 दिनों तक ये करना चाहिए। यदि बच्चे का वजन 2 किलो से कम है तो उसे कंगारू मदर केयर की ज़रूरत होती है। अगला है किस बीमारी में मानटोक्स परीक्षण किया जाता है। मानटोक्स परीक्षण, ये मैंने जो कल आपको जो परसों आपको जो मेरा 11,001 प्रश्नों का प्रश्न बैंक तैयार कर रही हूँ मैं, जहाँ से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, तो उसमें मैंने ये पूरे टेस्ट आपको करवाए थे कि कहाँ पे कौन सा टेस्ट किया जाता है। जैसे कि टाइफाइड टेस्ट है, ये जो टाइफाइड टेस्ट है ये कहाँ किया जाता है, या ये डिप्थीरिया टेस्ट है ये कहाँ किया जाता है, मलेरिया में कौन सा टेस्ट किया जाता है, तपेदिक में कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो जो डिप्थीरिया होता है उसके लिए सिक टेस्ट किया जाता है। डिप्थीरिया में क्या कौन सा किया जाता है, सिक टेस्ट किया जाता है। मलेरिया जो होता है
मलेरिया में रैपिड जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, ये RDT जिसको जो बोलते हैं, ये मलेरिया में किया जाता है। और जो तपेदिक होता है, तपेदिक में मानटोक्स परीक्षण किया जाता है। तपेदिक में कौन सा परीक्षण किया जाता है? तपेदिक में मानटोक्स परीक्षण किया जाता है। एक होता है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया में सिक टेस्ट किया जाता है। डिप्थीरिया में कौन सा टेस्ट किया जाता है? सिक टेस्ट किया जाता है। टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड को हम बोलते हैं जो एक बैक्टीरियल है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा ये फैल जाता है। और इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? नॉर्मली ये ना, ये एक मेडिकल जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, जो एंटीबैक्टीरियल दवाई होती हैं, उसमें ये करते हैं। लेकिन एक एंटीजन परीक्षण होता है, या इसको बोल सकते हैं विडाल टेस्ट होता है, तो विडाल टेस्ट इसके लिए किया जाता है। तो टाइफाइड के लिए कौन सा किया जाता है? विडाल किया जाता है। डिप्थीरिया के लिए कौन सा किया जाता है? सिक टेस्ट डिप्थीरिया के लिए किया जाता है। मलेरिया के लिए कौन सा किया जाता है? रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है। और तपेदिक के लिए क्या किया जाता है? तपेदिक के लिए मानटोक्स परीक्षण किया जाता है। चारों के चारों परीक्षण याद रखिएगा। फ्रेंड्स, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने मुझे व्हाट्सअप पर फॉलो नहीं किया है तो व्हाट्सअप पर ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, व्हाट्सअप की और इंस्टा की। साथ में अगर आपने हमारे नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो भी आप मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सअप करते हैं। हमारे नोट्स बहुत ही सरल भाषा में, ईजी लैंग्वेज में पढ़ने योग्य, हैंड रिटन है। साथ में आपको डेली टेस्ट मिलते हैं, डेली हम टॉपिक की तैयारी कराते हैं। ये सारी चीज़ें भी हमारे नोट्स में प्रोवाइड कराई जाती हैं। अगला है स्तन ग्रंथि जो होती है किस प्रकार की ऊतक से बनी होती है? संयोजी, ग्रंथिल, कोशिकीय या वशीय ऊतक। तो जो स्तन ग्रंथि है वो ग्रंथिल ऊतक से बनी हुई होती है। स्तन ग्रंथि किससे बनती है? ग्रंथिल ऊतक से स्तन ग्रंथि बनी होती है, याद रखना। विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स होता है वो कितने विटामिन का समूह होता है? 5, 6, 8, 10। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो 8 विटामिन का समूह होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने का समूह? आपने नाम सुना होगा, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B4, विटामिन B5, विटामिन B7, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12। ये जो विटामिन होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। पूरा जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो विटामिन बी समूह कहलाता है। और ये शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसमें कितने विटामिन होते हैं? इसमें टोटल 8 विटामिन होते हैं, याद रखना। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कुल टोटल विटामिन की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? 8 विटामिन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये पूरा विटामिन दिए हुए हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। अगला है विटामिन बी जो 1 होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा उत्पादन में मदद करना, तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखना, हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखना या पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना। विटामिन B1 को हम थायमीन भी बोलते हैं। विटामिन B1 को क्या बोला जाता है? विटामिन B1 को थायमीन बोला जाता है। और ये क्या करता है? ये ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है। इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? ऊर्जा उत्पादन में मदद करना विटामिन B1 का मुख्य कार्य है। विटामिन B1 को क्या बोला जाता है? विटामिन B1 को थायमीन कहा जाता है। फिर हम जितनी भी विटामिन्स की ICMR रिपोर्ट के अनुसार मात्राएं हैं वो मैं आपको ट्रिक द्वारा याद करवा दूंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है विटामिन्स को याद करना। किस विटामिन्स की हर मतलब जो महिला है, बच्चे हैं, उनको कितनी कितनी आवश्यकता पड़ती है, तो वो कठिन हो जाता है करना। तो इसलिए मैं उसको ट्रिक द्वारा कवर करवा दूंगी। साथ में हमारे ग्रुप जो आपको मिला है नोट्स के साथ, उसमें भी कवर करवा दूंगी। तो आपका ये वाला जो पोर्शन है वो पूरा आपका याद हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो विटामिन बी का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन में मदद करना है। अगला है विटामिन B6 का काम क्या है? विटामिन B6 क्या काम करता है? तो विटामिन B6 करता है तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखना। विटामिन B6 क्या करता है? तो विटामिन B6 जो हमारी तंत्रिकाएं होती हैं उसको स्वस्थ रखता है। क्या करता है? विटामिन B6 जो हमारी तंत्र रहते हैं उसको स्वस्थ रखता है। और विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन भी बोलते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है?
पायरिडॉक्सिन है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिन का समूह है? 8 विटामिन का समूह है। और विटामिन B12 क्या काम करता है? ये हमारे तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ बनाता है। किसको बनाता है स्वस्थ? तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ बनाता है विटामिन B6। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 का मुख्य काम क्या है? विटामिन B12 क्या काम करता है? तो विटामिन B12 सबसे ज़्यादा गर्भवती महिलाओं के लिए भी सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। अगर महिला जो होती है गर्भवती होती है उसको सबसे ज़्यादा किसका बोला जाता है? तो विटामिन B12 का बोला जाता है। इसको कोवालमिन भी बोला जाता है। और ये RBC के निर्माण में या लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। कौन? विटामिन B12। याद रखिएगा, विटामिन B12 का काम क्या है? लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करना या RBC के निर्माण में मदद करना। अगला है, विटामिन बी की अगर कमी हो जाएगी तो क्या कौन कौन से रोग हो जाएंगे? तो विटामिन बी की अगर कमी हो जाएगी तो एनीमिया भी हो जाएगा, तंत्रिका विकार भी हो जाएगा, हृदय रोग भी हो जाएंगे। तो ये ऊपर के सभी फैक्ट इसमें सही हो जाएंगे। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि विटामिन B2 का नाम क्या है? विटामिन B2 का नाम क्या है? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि विटामिन B2 को और क्या कहा जाता है। जैसे कि विटामिन B1 को थायमीन कहा जाता है और विटामिन B3 को नियासिन कहा जाता है। ऐसे ही विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। ऐसे ही विटामिन B2 को क्या कहा जाता है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन, इसके आंसर जब मैं करवाऊँगी तो इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। सबसे पहला है, पोलियो के बारे में सही कथन क्या है? पोलियो वायरस दूषित पानी या भोजन से फैलता है। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल सही है। पोलियो वायरस जो होता है वो दूषित पानी या भोजन से फैलता है। दूसरा, पोलियो वायरस एक संचारी रोग है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। पोलियो एक संक्रामक बीमारी है। अगर पोलियो की दवा लेते हैं और बाय यूरिन बच्चा करता है, उसको पोलियो की दवा निकालता है, तो दूसरे बच्चे भी या जो उस पर भी आसपास जो भी होगा वो प्रभावित होगा। तीसरा, यदि माता पिता को पोलियो है तो उसके बच्चों को पोलियो, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है कि यदि माता पिता को पोलियो होगा तो बच्चे को भी पोलियो होगा। यह एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है जो मुख्य रूप से छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो A, B और D सही होगा और जो तीसरा वाला जो C है वो गलत होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A, B और D इसका आंसर हो जाएगा। C वाला इसका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? A, B और D। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने अपने टीकाकरण कार्यक्रम में फ्रैक्शनल डोज इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन पेश किया। मतलब इसको हम बोलते हैं FIPV। इसका मतलब क्या होता है? F से होता है फ्रैक्शनल, I से होता है इनएक्टिवेट और P से होता है पोलियो और V से वायरस। तो फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस इसका नाम होता है। और भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने ये वाला जो वैक्सीन है वो पेश किया। भारत ने जो पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम है वो कब आरंभ किया था? 2 अक्टूबर 1995। 2 अक्टूबर 1995 को भारत द्वारा पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये डेट भी आपको याद रखना है। पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम भारत ने कब आरंभ किया? 2 अक्टूबर 1995 को। नेक्स्ट वाला और इम्पोर्टेंट है। 2 दशकों के भीतर भारत को 27 मार्च 2014 को विश्व स्वास्थ्य संगठन से पोलियो मुक्त प्रमाणीकृत प्राप्त हुआ। अब आपसे पूछेंगे कि पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? पोलियो मुक्त दिवस 27 मार्च। पोलियो का उन्मूलन भारत से कब हुआ था? 2014 में। अभियान कब आरंभ हुआ था? 1995 में। मुक्त कब हुआ भारत पोलियो से? 2014 में। इसके अलावा जो लास्ट जो मामला था पोलियो का वो कब आया था? तो 13 जनवरी 2011 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पोलियो का आखिरी मामला सामने आया था। कब आया था पोलियो का आखिरी मामला सामने? 2011 में। कहाँ पे आया था? पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पोलियो का आखिरी मामला सामने आया था। 27 मार्च 2014 से पोलियो मुक्त प्रमाणीकृत प्राप्त हुआ, मतलब पोलियो मुक्त भारत हो गया था। और लास्ट कब आया था मामला सामने? 2011, 13 जनवरी 2011 को लास्ट मामला सामने आया था। एक जीवित या क्षीण या कमज़ोर मौखिक पोलियो टीका डॉक्टर अल्बर्ट साविन द्वारा विकसित किया गया था। पहली बार कब उसका इस्तेमाल हुआ? 1961 में। मतलब ये जो कमज़ोर पोलियो वायरस जो होता है, कमज़ोर पोलियो जो टीका है वो कब विकसित किया था? 1961 में इसका इस्तेमाल हुआ था। और किसने किया था? साविन को बोला जाता है पोलियो का जनक। और जो निष्क्रिय, ये तो कमज़ोर वाला था,
एक निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन का किसने किया था? साल्क ने किया था। देखो, कमज़ोर पोलियो का टीका का किसने किया? सोवेन ने। ये दोनों फैक्ट याद रखना। कमज़ोर का किसने किया? सोवेन ने किया। और साल्क ने किसका किया? निष्क्रिय का किया। निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन किसने बनाया? साल्क ने। और कमज़ोर मौखिक पोलियो टीका किसने बनाया? सोवेन ने बनाया। दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा और लिख के याद कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं केवल वही क्वेश्चन करा रही हूँ, वही फैक्ट लेके आ रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और आना ही आना है आपकी परीक्षा में। तो इन जो भी तथ्य मैं करा रही हूँ उनको बहुत अच्छे से पढ़ते जाइए, उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। हमारे नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, ये मेरा सुपरवाइज़र का पैकेज है, बहुत ही शानदार। ये 7 बुकलेट हैं। 1399 प्लस 100 रुपीज़ इसका कुरियर चार्ज है। बहुत ही शानदार तरीके से इनको हमने तैयार किया है। हर टॉपिक आपको यहाँ पे मिलेगा बहुत ही इजी लैंग्वेज में। और सबसे मेन चीज़, ये तो हमारे हो गए ऑफलाइन नोट्स। ये 7 बुकलेट आपके घर पहुँचेंगी। साथ में हम आपको ऑनलाइन तैयारी भी करा रहे हैं। हम डेली एक टॉपिक आपको प्रोवाइड कराते हैं। डेली टॉपिक तैयार कराया जाता है। जैसे कि कोई भी अधिनियम का टॉपिक ले लिया या कोई भी प्रबंधन का टॉपिक ले लिया, उन टॉपिक को तैयार कराया जाता है। उन टॉपिक की बहुत ही शानदार तैयारी करवाई जाती है। उनको हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखकर आपको देते हैं और फिर आपसे बोलते हैं उनका टेस्ट होगा। मतलब डेली एक टॉपिक दिया जाता है और डेली रात को उसका टेस्ट होता है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में सारा कुछ करवाया जाता है। आपको पढ़ने में बर्डन नहीं लगता। महिलाएं जो बहुत समय से पढ़ाई छोड़ी हैं वो हमारे नोट्स पढ़ के बहुत ही इजी लैंग्वेज में पढ़ सकती हैं। हर टॉपिक बहुत ही सरल तरीके से हम करवा रहे हैं। ये 7 बुकलेट आपको मिलेंगी, जिसमें एक पोषण एवं स्वास्थ्य की मिलेगी, दूसरा योजना संस्था, तीसरा गणित, चौथा शिशु की देखभाल, पांचवा ये 3000 प्लस MCQ का सेट है। नियम, अधिकार, प्रबंधकीय गुण, शरीर रचना, विकास, ये अगली बुकलेट है 6वीं। और 7वां जो है 1000 वन लाइनर का है। तो 1499 इसका चार्ज है। ये 7 बुकलेट आपके घर पे पहुंचती हैं। ये पूरी देखिए, ये 7 पूरी बुकलेट रहती हैं, ये जो आपके घर पहुंचती हैं। साथ में हम तुरंत तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप का ग्रुप प्रोवाइड कराते हैं जहां पर हम आपकी तैयारी करा रहे हैं। ये इस प्रकार का एक प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाता है। जैसे ही आप हम एड्रेस भेजते हैं, पेमेंट करते हैं, हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर लेते हैं। एक टेलीग्राम ग्रुप भी आपको दिया जाता है जहाँ पर डेली टेस्ट होते हैं। एक टाइमर दिया जाता है, जैसे कि एग्ज़ाम में टेस्ट होता है ऐसे डेली आप टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हैं। जैसे कि आज हमारे ग्रुप में योजना वाला टेस्ट है। कल खाद्य सुरक्षा अधिनियम की जितनी भी धाराएं रहेंगी उनका टेस्ट रहेगा। पूरी धाराओं को किस तरह से याद करना है, प्रबंधन की कोई परिभाषा कैसे याद करना है, बाल विकास के सिद्धांत कैसे याद करना है, या मैथ्स की ट्रिक्स कोई भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, सारा कुछ हम अपने ग्रुप में कराते हैं। ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं, अपना एड्रेस भेजना है, पेमेंट करना है। जैसे ही पेमेंट होता है तुरंत ग्रुप से जोड़ दिया जाता है। 7 से 8 वर्किंग डेज में आपके पास आपके नोट्स पहुंच जाते हैं। तो यही पूरा जो प्रोसेस है वो आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं, हमारी सारी वीडियोस की PDF भी वहीं मिलेगी। जैसे अभी भी मैं कोई प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ, सारे के सारे प्रैक्टिस सेट मैं अपने ग्रुप में भेजती हूँ और फिर उसको और उनको बोलती हूँ कभी मैं कोई PDF भेजिए कि अगले दिन इसी PDF का टेस्ट होगा, इसी जो मॉडल पेपर दिया है इसका टेस्ट होगा। तो बच्चे सभी उसी दिन टेस्ट देते हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर होते जाते हैं। तो आप भी डेली का टारगेट बनाकर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। अब हम कर रहे थे कि जो कमज़ोर वाला था उसको किसने किया था? सोवेन ने। और निष्क्रिय वाला साल्क ने किया था और 1955 में इस्तेमाल किया था। अगला कारण है टाइफाइड का कारण क्या होता है? बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी या फंगस। तो टाइफाइड का कारण होता है बैक्टीरिया। साल्मोनेला टाइफी के कारण ये हो जाता है। साल्मोनेला टाइफी के कारण हो जाता है। इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? विडाल टेस्ट इसके लिए किया जाता है। याद रखना किसके कारण हो जाता है? साल्मोनेला टाइफी के कारण ये हो जाता है। अगला है टाइफाइड के लक्षण क्या है? इसमें बुखार, सिर दर्द होता है, उल्टी होती है, दस्त, पेट दर्द, थकान होती है, जुकाम, खांसी, गले में दर्द, ये सारा कुछ टाइफाइड में पाया जाता है। तो ऊपर के सभी इसके आंसर सही हो जाएंगे। अगला है टाइफाइड का निदान कैसे किया जाता है? रक्त परीक्षण, मूत्र परीक्षण, स्टूल परीक्षण, सभी। तो ये इनमें से कोई भी एक परीक्षण द्वारा इसका टाइफाइड का निदान किया जाता है। और एक मेन जो टेस्ट होता है वो कौन सा टेस्ट होता है? इसका विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड का। अगला है टाइफाइड का इलाज कैसे किया जाएगा? एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटी पैरासिटिक या आराम और ताराल प्रहार। तो देखो
टाइफाइड का इलाज किया जाता है एंटीबायोटिक्स। अगर टाइफाइड के लिए कोई दवाई है तो एंटीबायोटिक दी जाती है, जिससे टाइफाइड का इलाज हो जाता है। तो टाइफाइड के इलाज के लिए कौन सी दवाई दी जाती है? एंटीबायोटिक्स। अगला है टाइफाइड की रोकथाम कैसे की जाती है? स्वच्छ पानी पिए, बिल्कुल सही है। स्वच्छ भोजन खाएं, ये भी सही है। हाथ धों, तो ये सभी ऊपर, ये सारे के सारे ऐसे फैक्ट हैं जिससे टाइफाइड की रोकथाम की जा सकती है। अगला है किशोर न्याय, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये वाला जो आपका अधिनियम है ना, मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में कवर करवा दूंगी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। क्वेश्चन है किशोर न्याय बाल देखभाल व संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 2(5) के अनुसार आफ्टर केयर से मतलब क्या होता है? आफ्टर केयर क्या होता है? 18 वर्ष, देखो सबसे पहले याद रखो ये किशोर न्याय अधिनियम कब आया था? 2015 में। इसकी धारा 2(5) में अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो धारा 2(5) है वहाँ पर आफ्टर केयर की परिभाषा दी है। तो ये आफ्टर केयर क्या होता है? 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को जो अभी भी संस्थागत देखभाल में है, वित्तीय या अन्य प्रकार से सहायता प्रदान करना, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वित्तीय सहायता प्रदान करना ऐसा इनका कोई भी रोल नहीं है। दूसरा है 21 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये भी गलत है। पहला और दूसरा आफ्टर केयर के लिए गलत है। तीसरा है उन व्यक्तियों को वित्तीय या अन्य प्रकार से सहायता प्राप्त करना जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो किंतु 21 की पूरी नहीं की हो, जो समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए किसी संस्थागत देखभाल को छोड़ चुके हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा आफ्टर केयर धारा कौन सी? धारा 2 के अंतर्गत जो 5वां भाग है उसमें आफ्टर केयर की परिभाषा दी है। आफ्टर केयर क्या होता है? ऐसे व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देना जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है लेकिन 21 वर्ष की पूरी नहीं की है, उनको समाज की मुख्य धारा में लाना इनका उद्देश्य है। तो ये इसका उत्तर तीसरा वाला हो जाएगा। अगला है किशोर न्याय बोर्ड का गठन किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा के अंतर्गत होता है? बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किशोर न्याय बोर्ड का गठन जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 है उसकी किस धारा के अंतर्गत होता है? तो जो किशोर न्याय बोर्ड का गठन होता है वो धारा 4 के अंतर्गत होता है। किशोर न्याय बोर्ड का गठन किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा के अनुसार होता है? धारा 4 के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड का गठन है। बहुत इम्पोर्टेंट ये फैक्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाँ इसकी थोड़ी कुछ और इम्पोर्टेंट धारा, जैसे धारा 4 में क्या है? किशोर न्याय बोर्ड का गठन है। अब है कि धारा 18 में क्या है? तो किसी भी किशोर पर अदालती मुकदमे में किसी वयस्क के साथ आरोपी नहीं लगाया जाएगा। मतलब अगर उस किशोर पर अगर अदालती मुकदमा चल रहा है तो उसको आरोप नहीं लगाया जाएगा। अगर मुकदमा अभी चल रहा है, फाइनल नहीं हुआ है, तो किसी भी उस पर कोई वयस्क के साथ उसका कोई आरोप नहीं लगाया जाएगा। ये 18 में कहा गया है। धारा 32 में क्या कहा गया है? धारा 32 में अनाथ एवं परित्यक्त, ऐसे बालक जो अनाथ हैं या जिसको त्याग दिया गया है, ऐसे बालक से संबंधित प्रावधान किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 32 में कहे गए हैं। धारा 10 में क्या गया है कि जैसे ही किशोर कानून का उल्लंघन होता है उसकी तुरंत सूचना पुलिस को दी जाएगी। ये किस में बोला है? धारा 10 में बोला गया है। धारा 4 में क्या बोला गया है? किशोर न्याय बोर्ड का गठन होगा, एक बोर्ड बनेगा किशोरों के न्याय के लिए। तो किशोर न्याय बोर्ड का गठन होगा किसमें? धारा 4 में। धारा 18 में कोई आरोपी नहीं बोल पाएगा जब तक मामला सिद्ध नहीं हो जाता। धारा 32 में अनाथ और परित्यक्त बालक से संबंधित है। और धारा 10 जो है वो किशोर कानून का उल्लंघन करता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाएगी। ये तीनों चारों धाराएं याद रखिएगा। अगला है किस वर्ष भारत सरकार ने महासभा द्वारा अपनाए गए बाल अधिकारों को स्वीकार किया? 11 दिसंबर 1992। कब किया? 11 दिसंबर 1992 को महासभा द्वारा बाल अधिकारों को स्वीकार किया। बहुत इम्पोर्टेंट है, किस वर्ष भारत सरकार ने महासभा द्वारा जो बाल अधिकार है उनको स्वीकार किया? 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया। बहुत इम्पोर्टेंट है, डेट याद रख लीजिएगा। भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए बाल अधिकार को स्वीकार किया। अगला है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय और कुल कितनी धाराएं हैं? तो 5 अध्याय हैं और 37 धाराएं हैं, याद रखिएगा। ऐसा ही जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है NFSA, उसमें
13 अध्याय हैं और 45 धाराएं हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में कितने हैं? 5 अध्याय हैं और 37 धाराएं। ये जितने भी अधिनियम हैं उनको ट्रिक द्वारा मैं आपको कवर करवा दूंगी, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। जिन्होंने हमारा नोट्स लिया है, हमारा पैकेज लिया है, उनके लिए भी एक एक ट्रिक बनाकर डेली। हमारा क्या है, ग्रुप में ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर, हम ग्रुप में दिन भर ही कोई ना कोई क्वेश्चन भेजते हैं। हमारा दिन भर ग्रुप अपडेट रहता है, दिन भर आप तैयारी करते हैं, रात को उसका टेस्ट होता है, जो भी दिन भर पढ़ते हैं, जो भी फैक्ट, जैसे कि आप सोचिए आपके पास व्हाट्सएप पर किसी का मैसेज आया और आपने उसको एकदम देखा तो आपको वो तुरंत माइंड में पिन रहता है, वो याद होता है। सेम हमारा भी नोट्स का ही ऐसा ही है कि हम ग्रुप में तुरंत हर चीज़ प्रोवाइड कराते हैं। ये सारे फैक्ट जितने भी अधिनियम रहेंगे, सारे के सारे अधिनियम की धाराएं हम इकट्ठे लिखकर याद करवा देंगे, पूरा का पूरा तैयार करके। स्पेशली हमारे ग्रुप के लिए बी सीरीज़ चल रही, जैसे कि वीडियो के लिए ए सीरीज़ चल रही है, वैसे ही हमारे ग्रुप के लिए बी सीरीज़ चल रही है। उसमें करीब 16 वीडियो हो चुके हैं। जिन लोग अब वर्तमान में नोट्स लेंगे उनके लिए सारी की सारी PDF प्रोवाइड कराई जाएंगी और फिर उनके टेस्ट भी लिए जाते हैं। आप कितने भी बार टेस्ट दे सकते हैं, हम लिंक भी दे देते हैं कि जैसे कि आप उस पर्टिकुलर टाइम पर उपलब्ध नहीं है तो हम बाद में भी उसका टेस्ट ले लेते हैं। तो घरेलू हिंसा अधिनियम में कितने अध्याय व कितनी धारा हैं? 37 धाराएं, 5 अध्याय हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सहायक प्रजनन तकनीक है? गिफ्ट भी है, कृत्रिम गर्भाधान है। तो उपरोक्त तो ये तीनों ही जो हैं वो सहायक प्रजनन तकनीक है। यदि नेचुरल प्रजनन व्यक्ति औरत जो है नहीं हो पा रही है तो इन तकनीक का सहारा ले सकती है। अभी क्या होते हैं हम इसको पढ़ लेते हैं। जोड़ों को कुछ विशेष तकनीकों के माध्यम से बच्चा पैदा करने में जो सहायता किए जाते हैं उन्हें आमतौर पर सहायक प्रजनन तकनीक बोलते हैं, या बोल सकते हैं ऑक्सिलरी रिप्रोडक्टिव टेक्निक। इसको हम ART के नाम से भी जानते हैं। सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं और विभिन्न सहायक प्रजनन तकनीकों में शामिल होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं जिफ्ट की। इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। क्या होता है? जिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। यह एक कोखदाई या उसी माँ के फैलोपियन नलिका में युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण का स्थानांतरण होता है। इसमें भ्रूण को स्थानांतरित कर देते हैं माँ की फैलोपियन नलिका में, जो माँ जहाँ से भ्रूण बनता है, माँ की फैलोपियन नलिका में जो है भ्रूण का प्रारंभिक भ्रूण का ट्रांसफ़र हो जाता है। जो IUT होता है उसको क्या बोलते हैं? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, देखो, यदि 8 कोशिकाएं होती हैं तो उसके लिए हम जिफ्ट का प्रयोग करते हैं, और यदि 8 से अधिक होते हैं ब्लास्टोमर्स तो उसके लिए हम IUT का प्रयोग करते हैं। 8 कोशिकाएं हैं तो जिफ्ट का प्रयोग करेंगे, 8 से ज़्यादा हैं तो IUT का प्रयोग करेंगे। तो यदि 8 से अधिक कोखखंड गर्भाशय में स्थानांतरित हो जाते हैं तो उसे क्या बोलता है? IUT बोलते हैं। और 8 तक होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जिफ्ट बोलते हैं। एक होता है गिफ्ट को बोलते हैं गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। अंडा से एकत्र एक अंडाणु का स्थानांतरण उसी महिला या महिला के फैलोपियन नलिका में होता है। जो लोग अंडे का उत्पादन नहीं कर सकते हैं तो उस महिलाओं के जो नलिका है उसमें अंडाणु का स्थानांतरण किया जाता है। किसमें? गिफ्ट में। इसका फुल फॉर्म याद रखना, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। ICSI क्या होता है? ये अंतःकोशिकीय द्रव्य, इसी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो अंतःकोशिका द्रव्य शुक्राणु अंतःक्षेपण होता है। प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने के लिए ICSI एक प्रयोग जो विधि होती है, इसमें एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु के कोशिका द्रव्य में अंतःक्षिप्त किया जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि डायरेक्ट शुक्राणु को अंडाणु के कोशिका द्रव्य में किस प्रोसेस में अंतःक्षिप्त करते हैं? तो ICSI में करते हैं। कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है? बांझपन के मामलों में या तो पुरुष साथी की अक्षमता हो या महिलाओं को गर्भ धारण करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, उसके लिए कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। इस तकनीक में पति या एक स्वस्थ दाता से एकत्र किए गए वीर्य को कृत्रिम रूप से या तो योनि में या मादा के गर्भाशय में जो डाला जाता है, या तो योनि में डाला जाता है या कहाँ डाला जाता है? गर्भाशय में। ये दोनों पढ़ लो, अंतःपात्र निषेचन और इन विवो निषेचन क्या होता है। तो अंतःपात्र निषेचन क्या होता है? यदि निषेचन जो होता है मादा के शरीर के बाहर करते हैं, बाहरी जो ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब, वहाँ पर शुक्राणु अंडाणु को मिला लिया, और यदि अंदर मिलाते हैं तो उसको इन विवो निषेचन बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये 2 निषेचन होते हैं, दोनों निषेचन याद रखिएगा।
जिफ्ट और आईयूटी के बीच मेन अंतर क्या होता है, मैंने अभी बताया था, कोशिकाओं की संख्या होता है। अगर जिफ्ट होता है, यदि 8 ब्लास्टोमर्स होते हैं तो 8 कोशिकाएं होती हैं तो ये जिफ्ट का उपयोग होता है। और आईयूटी में क्या होता है, यदि 8 से अधिक ब्लास्टोमर्स होती हैं, कोशिकाएं 8 से ज़्यादा विभाजित होती हैं, 8 से ज़्यादा होती हैं, तो आईयूटी का प्रयोग होता है। याद रखो, 8 है तो जिफ्ट का प्रयोग, आईयूटी है तो मतलब 8 से अधिक, 8 से ज़्यादा। पढ़ लेते हैं। युग्मनज या 8 ब्लास्टोमर्स कोशिकाएं जो युग्मनज के विभाजन के दौरान उत्पन्न होती हैं, तक के प्रारंभिक भ्रूण को युग्मनज इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर तकनीक में फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित करते हैं। लेकिन यदि भ्रूण में 8 से अधिक ब्लास्टोमर्स होते हैं और इसे गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है तो इसे इंट्रा यूरेटाइन ट्रांसफ़र कहते हैं। देखो, यदि क्या होगा कि यदि 8 तक होंगे तो हम क्या करेंगे, प्रारंभिक भ्रूण को युग्मनज इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर तकनीक में फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित करते हैं। जिफ्ट में फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित करते हैं। वो जो आईयूटी रहेगा उसमें क्या होगा, उसमें गर्भाशय में स्थानांतरित करते हैं। आईयूटी में गर्भाशय में और जिफ्ट में क्या होगा, फैलोपियन में। आईयूटी में क्या होता है, 8 से अधिक कोशिकाएं होती हैं और जिफ्ट में क्या होता है, 8 से कम कोशिकाएं होती हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे। रात को एक हमारा जो 11,001 प्रश्नों का प्रश्न बैंक चल रहा है, उसके नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वो मैं आज की वीडियो में कराऊंगी। तो आप हमारे नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। हमारी सारी वीडियो की PDF पढ़िए, रेगुलर टेस्ट दीजिए, 100% आपका सिलेक्शन होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।